फुल छोटा कर दो, इसको भी कर दो। मेरी शक्ल दो दो जगह देखो, इकट्ठा हो जाओ बेचारा तुम। हाँ भाई, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देख। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर एक को मैं W मान लूँ, इसको इसको X मान लूँ और इसको Z मान लूँ, तो WX का होल स्क्वायर प्लस XZ का होल स्क्वायर का अंडर रूट अगर हम करते हैं तो हमारे पास WZ निकल जाता है। और ये तुम्हारा कितना निकल जाएगा, √5/2 × D। अब वापस से K Q1 Q2 उसका K स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय √5/2 D का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ KQ² / 5D² हो जाएगा। तो एक तरीके से अब देखो 4KQ² / D² ही क्या था, F। इसका मतलब कितना हो गया, F/5। दैट्स आवर आंसर। क्लैरिटी है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसा नहीं है भैया तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तुक्के मारने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हर लेवल आ रहा है तो ठीक ठाक, मतलब है आसान ही अगर तुम ध्यान से देखो, लेकिन बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए, बगैर उसके नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। और बिल्कुल सीधे सीधे एक एक नंबर के देखो सवाल आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कुछ, और सीधे सीधे सवाल है। क्लियर है नहीं? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और देखो क्या बोला है, अब ये थोड़े 5 नंबर वालों में थे। स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या कहता है कि व्हेन देयर आर टू चार्जेस देन दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ बेसिकली। और जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, F = K Q1 Q2/R²। या आसान भाषा में और थोड़ा कहें तो टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग चार्जेस विल एक्सपीरियंस फोर्स, और जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर चार्जेस Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा कूलम्स लॉ हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना आ गया है, सीधा सीधा क्या लिखोगे, F21 वेक्टर, जब मैं इसको 1 और इसको 2 बोलूंगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या लिखूंगा, F21 = K Q1 Q2/R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू R। एक मिनट रुकना, 1 2 नहीं लिखना था, 2 1 लिखना था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 1 वेक्टर का यूनिट कैप खत्म। कभी कभार इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, K Q1 Q2/R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल क्यूब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें R21 वेक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, R वेक्टर हो जाता है, तो R21 वेक्टर हो जाता है एक तरीके से। तो K Q1 Q2/R21 वेक्टर का होल क्यूब। क्लैरिटी है या नहीं, ये वेक्टर फॉर्म होगा इसका। पक्का क्लैरिटी है? मैं वापस कह रहा हूँ, घर जाना, मैं नोट्स भेजूंगा एज इट इज अपनी कॉपी में उतारने हैं, उसका ये मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ ज्यादा कि टाइम बचेगा तुम लोगों का, लेकिन अगली क्लास में जब आओगे तो मेरे से साइन कराओगे स्पेसिफिकली। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मतलब तुम सिर्फ मतलब ये हो सकता है जब क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो तो क्वेश्चन का जस्ट डायग्राम बना लो और उसको सॉल्व करके लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा पूरा क्वेश्चन लिखना है, लेकिन हाँ मतलब प्रॉपर मुझे सब कुछ दिखाना है। ठीक है? मैं एक हफ्ता ऑब्जर्व करूंगा, फॉलो नहीं करोगे लंबी छुट्टी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बच्चे रहे या एक रहे, भाई जो रहो वो ढंग से करो। क्लैरिटी है बिल्कुल? ध्यान से सुनिए। अगला देखो, अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या है, देखो दो चार्जेस A एंड B, अब ये एनसीईआरटी में आया हुआ है, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ओह कहाँ गया, ये वाला है, इसको अलग से इधर ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ध्यान से देखें क्या कह रहा है वो, दो चार्जेस, टू चार्जेस A एंड B। ए पर कौन सा चार्ज है, Q, और बी पर कौन सा चार्ज है, देखो 2Q, आर लोकेटेड एट अ पॉइंट। अब देखो क्योंकि ये पहले हमें ए बताया गया था और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये किसी के हैं, ए के ही हैं, जो पहले कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो ए के होंगे। तो ये कितना हो गया, 0,0, और ये कितना हो गया, A, क्लैरिटी है यहाँ तक या नहीं? पक्का? अच्छा थोड़ा सोच समझ के लिखोगे तो और डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा कि भैया सेंटर पे तो हमारा Q आएगा, और A, कुछ यहाँ पे होगा जिसपे 2Q चार्ज होगा, क्योंकि वो यहाँ से भी A और यहाँ से भी A है 45 डिग्री पे करीबन। क्लैरिटी है? अब देखो उसने क्या कहा, द फोर्स एक्सर्टेड, I और J कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग X एंड Y J, द फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B इन टर्म्स ऑफ I एंड J।
क्या वेक्टर फॉर्म में बोल रहा है अभी एक तरीके से जैसे देखा जाए तो? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब वैसे फोर्स लगेगी कहाँ, सोच के देखो। ये चार्ज फोर्स लगाएगा ऐसे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, बी ए वाला था, तो फोर्स ऐसे लगेगी। अच्छा, फोर्स होगी कितनी? तो हम बोलेंगे एफ इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या होगा, के क्यू इंटू टू क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना होगा, ये ए और ये भी ए, तो कितना हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? लेकिन ये अभी सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसे, वेक्टर कंपोनेंट्स में। वापस से देखो, क्या इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा, 45 डिग्री अभी मैंने बताया था, क्योंकि वो क्या था, ए और ए। ये बात समझ में आती है नहीं? पहले मुझे 1 मिनट रुको, थोड़ा पॉज करते हैं, वापस सोचो। मैं कह रहा हूं जब यहां से ए पर जाते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये 45 होता है, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है। एंगल निकालने के लिए करते क्या है, हम करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल से सामने वाली साइड, मतलब 45 से सामने वाली साइड, मतलब ये होगी परपेंडिकुलर और ये होगी परपेंडिकुलर ए, और बेस भी ए अपॉन ए। 1045, अच्छा 1 कब आता है, 1045 पर, तो मतलब 10 से 10 काटोगे तो थीटा क्या आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, लेकिन ऐसे ये वाली कैलकुलेशन उसके पीछे थी। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, कोई भी डाउट इसमें? थीटा 45, तो ये भी 45 हो गया। अब ये 45 हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल से भी कितना हो जाएगा अपने आप, 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 ही आएगा ये भी। या फिर इसको छोड़ दो, एक कंपोनेंट निकालना मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा रखा है, वापस से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये थीटा है, ये एफ है, ये दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। दोनों कंपोनेंट हमेशा क्या होंगे आपस में, 90 डिग्री पे। जो थीटा के साथ होता है उसे क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा, और जो दूसरी तरफ होता है उसे क्या लिखते हैं, एफ। नहीं, यही बात समझ में, कोई भी डाउट? बस इसी चीज को यहाँ लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, एफ कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस एफ साइन 45 डिग्री जे कैप। एफ क्या है हमारे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर √2, तो √2 आ जाएगा, कॉमन ले लेना, आई कैप प्लस जे कैप, आंसर। अब ये तुम्हारा किस में आया हुआ है भैया, एनसीईआरटी में। मैं बना के बिल्कुल नहीं दे रहा, सीबीएसई 2023 का सवाल है। सेट अलग हो सकता है, 1 2 3 चूंकि नहीं, बस उनमें वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि कौन सा सेट आएगा। और इस साल सवाल नहीं आया है इस चीज के ऊपर, तो अगले साल प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर सवाल आए। क्लैरिटी है? पक्का? ओके। इस KQ1 Q2 पे आया है इस तरह से वेक्टर फॉर्म में, या दो जायज के ऊपर नहीं है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो पीछे भी था ना। हाँ, क्या कह रहा है देखो, टू आइडेंटिकल balls A B charge -q 3q respectively, they are brought in contact with each other then separated by a distance d apart, find the nature of the Coulomb's law between them। अच्छा सोच के देखो, एक पे कितना है -q, दूसरे पे कितना है +3q, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं। नेट चार्ज कितना है इस पे, 2q। तो मतलब जब दोनों को एक साथ लेके आओगे और अलग कर लोगे तो इस पे भी q रहेगा और इस पे भी। तो अब कौन सा हो गया, रिपल्शन हो गया, आंसर था। फाइंड द नेचर, नेचर क्या होगा, रिपल्सिव, खत्म। तो क्या लिखोगे पहले, अभी Q है 3Q है, जब ज्वाइन करेंगे तो नेट चार्ज, बिफोर ज्वाइनिंग नेट चार्ज इज 2Q, आफ्टर ज्वाइनिंग नेट चार्ज शुड बी 2Q, बोथ आर आइडेंटिकल सो चार्ज विल बी डिवाइडेड इक्वली। नाउ द नेट चार्ज QQ विल बी डिवाइडेड, बोथ चार्ज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, तो द नेचर विल बी रिपल्सिव। नहीं, यही बात समझ में? सर बहुत अच्छा लगा आपने जो बातें सुनाई, समझ कुछ नहीं आई, ऐसा कुछ है क्या, रिपल्सिव। क्लैरिटी है? ये नीचे वाले का आंसर है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो पीछे हमने सवाल किया था, यही निकला था ना, मैं ऐसा कुछ ही निकला था। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? अब ये एक ही फॉर्मूला है देखो, KQ1 Q2/R², अभी तो इसको भी हम पूरा भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ हम दो फोर्सेस के बीच में ही कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। अभी मैंने 3 फोर्सेस भी इंट्रोड्यूस, सिर्फ 2 ही हैं, 2 पे ही इतने सवाल आ रहे हैं। और सीबीएसई भी जनरली फोकस 2 पे ही करती है।
दो फोर्सेस को कैलकुलेट करना आ जाए, दो भी कर लोगे तो बहुत हो जाता। अगला देखो, 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are a distance r between them experience a force F. The electrostatic force between them in vacuum, 2 point charges placed in a medium dielectric constant are distances between them experiences an electrostatic force F. कितना होगा भाई? मेरे हिसाब से इफेक्ट है कुछ। मैं एक बार से चेक करूंगा इसमें ना, इसलिए इसमें होता क्या है, मैं एक चीज सिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये पूछा गया है तो उसमें फिर आंसर भी आता। मैं एक बार ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट है, दो चार्जेस है, वैक्यूम में रखे गए हैं, तो नेट फोर्स मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये ऑब्जेक्ट ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, एफ। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने क्या किया, इसको एक मीडियम में रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 5 ही था। अब मैं पूछूं ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, आंसर क्या आना चाहिए? F/5, F क्या आएगा, 5 क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? दो चार्जेस है, दो चार्जेस आपस में, ए पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ। अब मैंने दोनों चार्जेस को कहां रख दिया, एक मीडियम में। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये लगता है F/5 होगा, लेकिन वो F/5 तब होगा जब मीडियम उसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा तब। ये चार्ज मैंने क्या बताया था, ये मेरे पे कितना फोर्स लगा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे तुम बैठे हो या, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी ये मुझ पे कितना फोर्स लगाएगा, Fe। नहीं, यही बात समझ में, क्या बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? होता क्या है इसमें, मैं थोड़ा सा तुम्हें डायग्राम से समझाता हूँ, यहां से समझ में आएगा तुम्हें। जैसे अगर एक मीडियम में सिर्फ एक ही चार्ज होता तो ये हालत होती, सब यूनिफॉर्मली होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब होता क्या है कि जब एक दो चार्जेस को हम एक मीडियम में रखते हैं, तो अब इस चार्ज के ऊपर नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज घेर लेगा ऐसे। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसको, ये नेगेटिव है ना, ये भी तो पॉजिटिव है, तो यहां पर जो डेंसिटी होगी नेगेटिव चार्ज की वो ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इससे भी अट्रैक्ट होगा, इस वाले से भी और इस वाले से भी, दोनों से अट्रैक्ट होगा, तो सेंटर पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। क्लैरिटी यहां तक? अब सोचो, अब मैं इसको थोड़ा अलग बना लेता हूं, सेंटर पे कौन है, +Q, साइड में कौन है, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, मतलब इधर फोर्स लगेगी। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहां पर, वो इसको क्या करेगा, रिपेल। नहीं, यही बात समझ में, पक्का? तो ध्यान से देखो, क्या इस पे नेट फोर्स कम हो गई, नेट फोर्स कम हुई, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या कम हुआ है, नेट फोर्स। अब जो नेट फोर्स निकालोगे वो तुम्हारी आएगी F/5, अगर मीडियम में डाल दिया तुमने। नहीं, यही बात समझ में, या के मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या के या एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नेट फोर्स होगी F/5, लेकिन सेम रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? अब ऊपर वाला जो मैंने तुम्हें सवाल कराया था, तो इसका आंसर, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन अ मीडियम, तो चाहे उसे मीडियम में रखो चाहे वैक्यूम में रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो फोर्स सेम रहनी है, तो दैट वुड बी ए ऑप्शन। अब ज्यादा पढ़ लेते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि तुम गलत टिक करके आओगे, ये लॉजिक है। तो क्या पढ़ा है वो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
क्योंकि जब आप अच्छे सवाल करोगे ना, जैसे मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहा था कुछ, तो उसमें वो बेसिक पकड़ के ही उसको डिफिकल्ट कर दिया, उसमें वेक्टर ऐड कर दिया, उसमें और थोड़ा ऐड कर दिया, उसी को डिफिकल्ट बना दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेक्टर पे बच्चों की पकड़ नहीं होती, तो वेक्टर जोड़ दिया उस एडवांस वाले क्वेश्चन में, तो वही डिफिकल्ट बन गया था। यही बस समझ में क्लैरिटी, बस यही चीजें आती है। बेसिक स्ट्रांग रखो कि जब मीडियम आया तो एक्चुअली मीडियम भी अपना फोर्स लगा रहा है, और जो वो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो नेट फोर्स हो रही है वो क्या हो रही है, कम। तो नेट फोर्स आएगी F/5। जो चार्ज लगा रहा है वो अभी भी क्या लगा रहा है, F। अब वो जो मीडियम ने कितना फोर्स लगाया ये भी पूछा जा सकता है, उस केस में तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, F - F/5। तो पूछा क्या है ये बहुत जरूरी है। मयंक ये है? पक्का? देख लियो, इसको मैं अपलोड करूंगा तो एक बार दोबारा वीडियो देख लियो, ठीक है? ओके, ध्यान सुनना। अब वापस से लॉजिक पीछे वाले सवाल में, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा, ध्यान से देख। 2 point charges placed in a medium of dielectric 5 are at a distance r between them experiences the electrostatic force of F। अब एक्सपीरियंसेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब उसने आपस की बात नहीं करी, वो खुद कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो नेट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। अब ये पढ़ के समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। अब वो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस। अब वैक्यूम में दोनों के बीच में कितना होगा, तो 5F। यही बस उनमें 5F फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ऊपर वाले में तो उसने नेट उसके टोटल फोर्स ही बताई है ना, देख पढ़ ऊपर क्वेश्चन। इसका आंसर तो 5F है, जो मैंने पिछले वाले का पूछा था उसका F था। एक बार दोबारा पढ़ ले, उसका मीडियम के अंदर F माना है उसने, तो दूसरे वाले में 5F हो जाएगा। ठीक है ना? अब जनरली बच्चा क्या होगा, ढंग से नहीं पढ़ेगा तो वो F/5 भी करके आ सकता, लेकिन क्या बात समझ में आई है नहीं? अगर वो वहां पे F कहा था और मीडियम में लेके जाते तब F/5 हो जाता। अब यहाँ पे क्या गया, 2 point charges ऑफ मीडियम दिस एट डिस्टेंसेस बिटवीन देम एक्सपीरियंस फोर्स F, तो तब 5F कर रहे हैं, तो जब मीडियम से बाहर आ जाएगा तो 5F करेगा। नहीं आई बात समझ में? पक्का एकदम क्लैरिटी है? और देख लो यार, ये तो खुद करके आना यार। 2 चार्जेस इन मीडियम ऑफ, ये तो यही है, जाइए ये तो, जिस सेम आ गया तो सेम सेम। ओके, 3 चार्जेस का बाद में कराऊंगा, पहले एक बार इतना इतना ग्रास कर लो, उतना बहुत है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं? पक्का? ओके, अब देखो ये 3 सवाल एक जैसे हैं। यहाँ देखो, ये एक सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा। अब अगर तुम सच मायने में देखो ना, तो है ये F = K(Q1 Q2 by R²। लेकिन अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब वो समझ में आनी वापस से चाहिए, तो उसके लिए वापस से मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्राफ की बेसिक आइडिया होना चाहिए। ग्राफ का बेसिक आइडिया आता था ना तो पता कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम उसके ऊपर थोड़ा डील करते हैं, 5-10 मिनट कर ले एक्सटेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। 10 मिनट कोशिश करते हैं कंप्लीट करें, नहीं होगा तो फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे यहाँ से। मैं वापस से पहले बेसिक पे आता हूँ कि ग्राफ अगर मैं बात करूं, एक होता है वाई और दूसरा होता है एक्स। तो एक वाई और दूसरा एक्स, एक वाई और दूसरा एक्स, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस पे कोई ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं और इसका अगर मैं स्लोप कहता हूं, तो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है कि स्लोप किसी भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ये क्या देगा तुम्हें, ये इसकी अगर ऐसा यूनिट वगैरह डालोगे तो तुम्हें एक आइडिया दे देगा फॉर्मूले का कि वो क्या आएगा, फॉर्मूले वाइज क्या मिलेगा मुझे। अगर तुम्हें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप निकालना है तो वो निकालना पड़ेगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अगर एंगल दे रखा है तो तुम्हें टेन थीटा लिखना पड़ेगा, जिसमें थीटा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है चीज। तो स्लोप, स्लोप क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो y अपॉन x ही आता है वापस। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? तो उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी याद कर सकते हैं, इसी को हम एमपी कहते हैं, स्लोप। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लैरिटी है? अच्छा, अब वापस आ जाओ। अब हमने इसने क्वेश्चन में क्या लिखा, ध्यान से देखो। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कूलम्स लॉ वर्सेस 1 अपॉन
वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर। ये 2011 में आया था, 2011 के बाद ये अब रिपीट हुआ है जाके सेम। ईच पेयर 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम। पहले तो अब पहले एक बार ये देख लेते हैं, पहले वापस से फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर लगाते हैं। एफ किसके बराबर, के Q1 Q2 बाय, अब जो ग्राफ है वो किसका है, तो हमने कहा ग्राफ जो है वो किसका है, एफ का, और 1/r² का। मतलब एक्चुअली जो y और x होता था, तो x की जगह कितना है 1/, अब ये ऐसे समझ में आता नहीं है 1/r² इतने आराम से। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें ना करना भैया, हम क्या करेंगे 1/r² को x लिख लो, जान दो कुएं में इसको। 1/r² को क्या लिख लिया, खत्म। अब हमारा काम आसान हो गया। कैसे, तो f/x क्या हो जाएगा, k Q1 और, मतलब f/x क्या हो गया, एक तरीके का स्लोप, और इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k Q1 और। अब Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करती है और नेगेटिव नेगेटिव भी। तो मतलब अगर दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों, फोर्स हमेशा क्या आएगी, और पॉजिटिव का मतलब क्या, रिपल्शन। नहीं यही बात समझ में, पक्का क्लैरिटी है। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, स्लोप कुछ ऐसा बनेगा। और अगर एक भी चार्ज नेगेटिव होता है और एक चार्ज पॉजिटिव होता है तो स्लोप नीचे आएगा। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ, पक्का क्लैरिटी है। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या दिया देखो, तो वेयर प्लॉट अ ग्राफ शोइंग अ वेरिएशन दिस वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर। अच्छा, पहला पेयर कितना है 1,2, और दूसरा कितना है 2,3 -3। 1,2 कितना हो जाएगा 2, 1 1 × 2 है, एक पेयर 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या, दोनों के बीच में कौन सा रिपल्सिव फोर्स आएगा, यही बात समझ में, तो उसका ये वाला ग्राफ बन जाएगा। और दूसरे का कितना आएगा -6, यही बात समझ में। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली माइक्रोकूलम लिखा है, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। एक है 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, एक है 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6। नहीं यही बात समझ में, हाँ सही है। तो 9 2 × 18 × 10⁻⁻12, 12 और 9 3 रह जाएगा, तो 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा 0.018 न्यूटन, खत्म। न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा या न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। फोर्स नहीं है बेटा, F/x का रेशियो है, देखो ध्यान से, फोर्स न्यूटन में है, लेकिन x भी क्या है 1/r², तो r² कहाँ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पक्का तेरे को भाई, अच्छा ये स्लोप आ गया, दूसरे का स्लोप कितना आ जाएगा बिल्कुल सेम, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा एक तरीके से। दूसरा कितना आएगा, कितना है 2 और 3 है, 6 आ जाएगा एक तरीके से, तो -0.06 आएगा आई थिंक न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं कुछ गड़बड़ की मैंने, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 6 ने 54, 0.54 आएगा, 54, 3 टाइम्स हो गया ना, तो 3 टाइम्स ही होगा, तो -0.54। तो अगर इसका स्लोप थीटा है तो उससे लगभग 3 गुना स्लोप इसका होगा एक तरीके से। क्या बात समझ में आई है या नहीं, तो एक तरीके से इसको तो तुम थोड़ा सा इसके सटा के बनाओ और इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, दिख रहा है दोनों अलग अलग, तो ये हो गया, काम खत्म हुआ। 1,2 माइक्रोकूलम और 2, -3 माइक्रोकूलम, 6 बात। क्लैरिटी है या नहीं, θ1 और θ2, θ2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, θ1 से, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, ऊपर वाला क्या हो जाएगा रिपल्सिव। क्लैरिटी है या नहीं, ऊपर वाला ऊपर आएगी तो रिपल्सिव, नीचे वाली आएगी तो अट्रैक्टिव। क्लैरिटी है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ यहां तक, पक्का एकदम। अब इसी का बिल्कुल यही सवाल अब देखो कहाँ कहाँ पूछा गया है, ये तो पूछा गया है इस बार एनसीआर के पेपर में, ठीक है, मतलब इंडिया का ऑल इंडिया लेवल पे अलग होता है, एनसीआर लेवल का अलग होता है, पता नहीं क्यों लेकिन होता है,
ठीक है, तो एनसीआर लेवल पे आया ये वाला सवाल, ध्यान से देखो। सेम लॉजिक वापस, एफ वर्सेस 1/r², तो ये एफ हो गया और ये 1/r² हो गया। मतलब एक तरीके से एफ अपॉन, क्या मैं डायरेक्टली अभी लिख लूँ एक्स, कोई दिक्कत है? क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली एक्स? किसके बराबर आएगा? k Q1 Q2 के। ये k1 Q2 कितना दे रखा है? एक दे रखा है 1030, और दूसरा कितना दे रखा है 1060। नहीं यही बात समझ में? पक्का क्लैरिटी है? अच्छा, तो ऊपर वाला तो क्या है? k Q1 Q2, और नीचे वाला कितना है? k Q2 Q3। अच्छा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? क्या Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा? क्या k से k भी कैंसिल हो जाएगा? अच्छा, एक मुझे समझ में आता है, एक पॉजिटिव है और दूसरा, अब उसने ऐसा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछा हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, तो हमें कोई मतलब, हमारा तो फायदा है, हमें क्या मतलब है? ध्यान से देखो, तो k से k कटा, Q2 से Q2 कटा, बचा कितना? Q1/1030 कितना? 1/, और 1060 कितना? √3, कितना आ जाएगा? 1/3। आंसर डी ऑप्शन। अब ध्यान से देखो, जो मैं फॉर्मूला लंबा वाला लिखवाता हूँ, कहीं ना कहीं देखो पूरा काम आ रहा है। क्या tan θ काम आ गया? तो हर चीज काम आती है, इसलिए कृपया करके जो चीज है उसे एज इट इज लिखो और एज इट इज याद रखो। और मैंने 11th में एज इट इज करा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ग्राफ के सवाल सबसे आसान होते हैं, वो ठीक होने ही चाहिए, इसको ऐसा लगा लो। वो गलत हो रहे हैं तो तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो खुद ही। ठीक है, बढ़ जाए आगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो, ये तो था एनसीआर का, आसान था वैसे, देखो तो सिर्फ डिवाइड करना था। अगला देखो, अगलेदार मजेदार सवाल है, ध्यान से देखो। चलो ट्राई करो, देखो क्या दे रखा है और ऑप्शन बताओ। चलो भाई। क्यों? जो जैसा आपने ऊपर बताया था, वैसे जैसे कि जो 0 Q1 और Q2 का जो स्लोप है वो छोटा है, और Q2 और Q3 का स्लोप बड़ा है, तो ऊपर वाली चीजें का मतलब Q3 और Q2 बड़ा होगा। ठीक है, Q3 बड़ा होगा Q3 बड़ा होगा Q1 से। ठीक है, और फिर उसके लिए फिर सेकंड नंबर पे Q2 आ जाएगा, Q3 Q2। Q3 बड़ा है तो सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा फिर? पहले Q2 आएगा ना, Q1 से पहले। आगे तो वो Q1 नहीं, Q3 बड़ा है ना? साइन बेस Q3 सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर Q3 सबसे बड़ा, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। Q3 देख सबसे बड़ा है। नहीं, वही तो, मुझे लगा था तुमने नहीं देखा होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये तो इंटेलिजेंट हो तुम, गलत कैसे कर सकते हो? मतलब उल्टा था। हाँ भाई, क्या है आंसर, क्या है? सी सही है, मतलब ऑप्शन सी बोल रहे थे तो तेरा तो बता ही लगा, ये ऑप्शन है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, क्या बोला उसने। सबसे पहले तुमने ग्राफ में देखकर तुम्हें क्या दिख रहा है? एक ग्राफ ऊपर है और दूसरा ग्राफ, मतलब एक रिपल्सिव है और दूसरा। अच्छा, ये मुझे समझ में आ गया कि ऊपर वाला क्या है? रिपल्सिव, और नीचे वाला क्या है? अट्रैक्टिव। का मतलब समझ में आया कि Q1 और Q2 का सिंबल सेम होना चाहिए, हाँ कि ना? और Q2 और Q3 का सिंबल अपोजिट होना चाहिए, विदाउट। अब चलो और देखते हैं। उसने साफ साफ लिखा कि Q2 पॉजिटिव है। Q2 क्या है? अब रुक जाओ, Q2 क्या है? तो Q1 भी क्या होगा और Q3 क्या होगा? क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई भी डाउट? अब एक लाइन और पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली? Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, मतलब सबसे छोटा मैग्नीट्यूड किसका होगा? Q2 का। मतलब बाकी किसी का भी मैग्नीट्यूड होगा उससे ज्यादा ही होगा, इसमें कोई डाउट? अब स्लोप देखो, किसका स्लोप ज्यादा? Q1 Q2 का या Q2 Q3 का? Q2 Q3 का। लेकिन Q2 तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं Q3 बड़ा होगा किससे? Q1 से। क्लैरिटी है या नहीं? इसमें कोई डाउट? मतलब Q3 सबसे बड़ा, फिर, और फिर
मतलब Q1 Q2 में ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन अब एक और चीज बोली हुई है उसने कि Q2 का लीस्ट मैग्नीट्यूड है, Q2 का मतलब Q1 बड़ा है किससे, और दोनों पॉजिटिव भी है दोनों। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, Q1 बड़ा है किससे, Q2 से। नहीं यही बात समझ में। लेकिन Q3 तो नेगेटिव भी है, Q3 क्या है, इसका मतलब वो सबसे छोटा है। मतलब तूने आंसर बताया था सही, लेकिन मुझे पता है तू सही नहीं बता सकता, तो मुझे लगा तूने और ऑप्शन नहीं देखे। मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? अब ये शानदार सवाल है, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें देखी होती है जो बच्चे को 3-4 चीजें देखने के बाद समझ में आएंगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो थोड़ा ध्यान रखो इसको। कोई डाउट? मतलब इसी का आंसर शायद चेंज हो जाए अगर मैं बोलूं कि Q2 का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड है। Q2 का क्या है सबसे ज्यादा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर Q2 का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इन द सेंस, तो Q2 सबसे बड़ा हो गया, फिर कौन आएगा, Q1 नहीं, हाँ Q1, और फिर कौन आएगा, तो सिंबल से चेंज होगा। मतलब एक एक वैल्यू इंपॉर्टेंस रख रही है उसमें। ये सेम चीज ऐसे भी तो आ सकते हैं, दो ग्राफ रिपल्स के बना दिए। दो ग्राफ में क्या बना दिया, रिपल्स हाँ दोनों लाइन ऊपर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। जब तक क्लैरिटी होगी तब मजा आएगा कि हाँ ये हो रहा है सर। अगर यहाँ लिख देते Q2 इज नेगेटिव तो Q1 भी नेगेटिव होगा। तो Q1 भी नेगेटिव होता, फिर अपने आप Q2 पॉजिटिव हो जाता। मैं कह रहा हूँ हर चीज का बहुत सटीक है, मतलब बहुत शानदार पेपर था इनका, एडवांस ऑल इंडिया वाले टफ आया था ज्यादा। निपट जाते बच्चे हमारे यहाँ के तो पक्का, काफी लोग, मतलब इतना टफ था। तो तसल्ली से देख लो, और यहाँ का भी अब टफ होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन कोशिश करो सिर्फ डेरिवेशन पे बेस मत रहो, न्यूमेरिकल सुधारो। और मैं फिर बता रहा हूँ, मतलब शायद मैंने तुम्हें ना बताया, अभी वाला टाइम ज्यादा डिफिकल्ट है, अगले 5 चैप्टर जो होंगे लास्ट में जब लाइट शुरू होता है, लाइट और वो सब आसान पार्ट है, वो तुम लोग कर ले जाओ। मतलब तुम्हें अगर स्कोर करना है, सिर्फ पास होना है, तो तुम शायद उसी टाइम पढ़ लोगे तो तुम पास हो जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। लाइट और उसके बाद वाले चैप्टर अगर तुम ढंग से कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे। अच्छा स्कोर करना है तो अभी से थोड़ा जद्दोजहद करो, मेहनत करो। अभी वाला पार्ट अच्छा कर लोगे तो फिर आगे वो नंबर स्कोर करने के लिए हेल्प होगी, फिर पास होने के लिए नहीं करोगे तुम, फिर तुम अच्छे मार्क्स करने के लिए मेहनत करो। ठीक है? और अगर डामाडोल रहे ना, तो भाई साहब पहले 5 चैप्टर कहाँ हवा में उड़ेंगे ना, पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, मैं साफ बता रहा हूँ। क्योंकि इससे रिलेटेड तुमने अब तक जो पिछला पढ़ा है ना, वो ज्यादा कोई काम का है नहीं। तो तुम लोगों ने ओलंपियाड ओलंपियाड की तैयारी तो करी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी तुम्हारा काम का नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी है वो तो बच्चों में ऐसे उड़ जाएगा यहाँ, उससे बहुत अच्छा आता है लेवल का। समझ में आ रहा है? और यही चीजें रेगुलर है, और एक बार समझ में आ गई फिर लगेगा यार कितना आसान सवाल है, यार ये भी इतना आसान है, ये भी इतना आसान है, फिर ऐसा रहेगा। लेकिन अगर नहीं किया तो ऐसा हर सवाल में अलग सा टफनेस हो जाती है। बस समझ में आ गई? तो कोशिश करो अभी से लग के करो, और वापस से स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे एक क्लास हो गई आज, घर जाओ अगले दिन पूरा रिवाइज करो, या उसी दिन जाके रिवाइज करो। फिर जब आ रहे हो 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बैठ जाओ दोबारा, उस चैप्टर को पूरा दोबारा रिवाइज करो। ऐसा कर करके शायद तुम एक चैप्टर को 5-10 बार रिवाइज कर पाओगे। साथ में बुक्स ट्राई करो फिर अलग अलग। ठीक है? एक एक बुक पकड़ लो। मैं कह रहा हूँ अभी तुम तीनों तीनों भाई, एक एक तू तो भाई सिंपल एनसीईआरटी रेसल बस, कुछ तो एससी और भी कर साथ में। ठीक है? तू भी एससी और कर साथ में, ठीक है ना? तो जब तुम साथ में इस तरह से करोगे तभी काम बनेगा, वैसे काम बनेगा नहीं। फोन आ गया बेटा तेरे पापा का, निकल जाओ 1 सेकंड।